चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे पहले तो स्क्रोफलोसो ग्रुप का। नॉर्मली सभी लोग माइक ऑफ कर लें अपने प्लीज। ये बहुत बड़ा सा नाम है किसी का, EYJFBI। पहले तो ये अपने नाम से जुड़े हैं और माइक को भी ऑफ रखें। माइक ऑन है बार बार। बाकी सब लोग अपने नाम से कनेक्टेड हैं, ये एक अपने नाम से नहीं है। तो पहले हम जैसे अभी हमने नॉर्मल जो बेसिक चीजें थी वो हमने देख ली हैं, लगभग लगभग सारी ही। थोड़ा बहुत बाद में चीजें आती रहेंगी। और जैसे टेम्परामेंट का वीडियो भी शेयर किया था मैंने, उस पर कुछ क्वेश्चन भी होंगे आपके, उसको मैं ले लूंगा कभी किसी क्लास में, या फिर एक अलग से लेक्चर उस पर मैं रख दूंगा। फिलहाल मैंने एक फ्लो बनाने के लिए उसको बीच में ऐड किया था, ताकि टेम्परामेंटल अप्रोच कहीं पे आए तो माइंड में रहे कि एक्चुअली क्या होता है। जिन लोगों ने वो देखा होगा वीडियो, उन लोगों की समझ में काफी कुछ चीजें आ गई होंगी। फिर भी उसको हम अगर ड्यू भी माने तो मैं आगे कभी इसको ले सकता हूँ। अभी एक प्री रिक्वायरमेंट के तौर पे मैं उसको नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि क्लास को जल्दी से आगे बढ़ाया जाए और हम अपने ग्रुप की जो एस ग्रुप को हम स्टार्ट करें। बाकी क्योंकि मटेरिया मेडिका को अच्छे से पढ़ने समझने में थोड़ा टाइम भी लगता है, और अच्छे से समझनी चाहिए, अच्छे से पढ़नी भी चाहिए, ताकि फ्यूचर में फिर दूसरी चीज़ों की रिक्वायरमेंट ना पड़े इधर उधर देखने की। क्योंकि मटेरिया मेडिका ऐसी चीज होती है जो बहुत बहुत परमानेंट होती है, उसमें बहुत कुछ ऐड नहीं होता है आगे फ्यूचर में भी। बहुत सारी चीजें उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारी मटेरिया मेडिका अगर हम देखें तो हमारे पास 114 मेडिसिनल प्लांट है, उनके बारे में हमें नॉलेज है। और अभी बहुत दिन तक वही रहने भी वाले हैं। नए जो मान्यता मिलने के बाद रिसर्च होंगी। अभी तो एक लाइन में कुछ जा ही नहीं रहा है, सब अलग अलग लाइन में चीजें चल रही हैं। लेकिन जब एक लाइन में चीजें आएंगी मान्यता मिलने के बाद, तो लोग रिसर्च भी करेंगे, अपने पेपर्स भी पब्लिश करेंगे, और नई नई रिसर्च भी होंगी। डॉक्टर हैनमैन के बाद भी होम्योपैथी में इतनी सारी चीजें आई हैं, वो सब पब्लिश हुई हैं। और जब गवर्नमेंट की देख रेख में चलेगी, यूनिवर्सिटीज काम करेंगी, तो पेपर भी पब्लिश होंगे, रिसर्च पेपर। उनके तरीके से नई चीजें आएंगी, नए प्लांट्स भी आएंगे। एक बार मेडिसिन बनाने का तरीका क्लियर हो जाए, एक्चुअली सिंगल तरीका कौन सा है जिसको सब लोग फॉलो करें और वो होम्योपैथी से मैच ना करता हो, उस तरीके पे एक बार रेमेडीज मेडिसिन बननी हमारी शुरू हो जाए, फिर रिसर्च भी चलेगी आगे। तो इसलिए मटीरिया मडी का जो आगे भी चेंज नहीं होने वाली है। इसमें कुछ चीजें ऐड हो सकती हैं, वो अलग चीज है, लेकिन जितना अभी है वो चेंज नहीं होगा। क्योंकि मेडिसिनल जो प्रॉपर्टी है किसी भी प्लांट की, वो तो वही है, वही रहने वाली है वो। ठीक है, चाहे वो उसकी केमिकल बॉन्डिंग की बात हो, कोई भी उसमें कौन कौन से एल्केलॉइड्स पड़े हुए हैं, कौन कौन सी उसकी दूसरे जो न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं वो उसमें है। फिर हम उनको एक्सट्रैक्ट किस तरीके से करते हैं, उसी पे बात चल रही है बस। कोऑबेसन से एक्सट्रैक्ट होके वो टिंचर बन रहा है, या स्पैजरिक बन रहा है डिस्टिलेशन से, ठीक है, या फिर वो एंजाइम है, तो वो सब एक बार क्लियर हो जाए। गवर्नमेंट भी यही चाह रही है कि ये क्लियर हो तो हम फर्दर आगे बढ़े उस पर। खैर चलो, वो तो अलग चीज है, हमें उस तरफ नहीं जाना है। हमारा काम, मतलब पर्सनली मेरा काम एज ए एजुकेटर है, और आप लोगों का काम सीखना है, क्योंकि हम लोग वो हैं जो डायरेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं फील्ड में, और हम उसी तरीके से कर रहे हैं जैसे पीछे सीनियर लोगों ने बताया। रिजल्ट मिल रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो फ्यूचर है वो बहुत सेफ है, बहुत उज्जवल भविष्य हमारी पैथी का है। खैर अभी हम स्टार्ट करते हैं, जो चीजें हमें करनी है वही सब लेके। स्क्रोफलोसो ग्रुप, इसको एंटी लिम्फेटिको ग्रुप भी कुछ बुक में जो है वो लिखा गया है, क्योंकि लिम्फ पे ये काम करने वाली रेमेडी होती है। ये पूरा ग्रुप है जो
एक तरीके से लिम्फ पे कंप्लीटली काम करता है, और लिम्फ के प्यूरिफिकेशन में, इवन लिम्फ के बनने से लेकर फिर जब सारा प्रोसेस है वो सब इसी ग्रुप के जो हैंड ओवर आता है, जिसमें हमारी जो मेडिसिन है S1 से लेके S12 तक, ये 8 ओरिजिनल रेमेडी है हमारी, S1 S2 S3 S5 S6 S10 S11 S12। फिर कंबाइन करके अलग अलग रेमेडीज को मिला के कुछ कंबाइन रेमेडीज भी बनाई गई हैं, कॉम्बिनेशन रेमेडी, कंपाउंड रेमेडी जिनको हम बोलते हैं। उनका डिस्कशन हम बाद में करेंगे, फिलहाल ओरिजिनल की ही बात करें। हाँ, यहाँ एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ कि 3 रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि 4 रेमेडी जो मैं पहले भी बोलता आया हूँ। 2 कॉम्बिनेशन इतने अच्छे कॉम्बिनेशन है, S1L1A3 और दूसरा है S10L1A3। वैसे तो मैं सभी के साथ में इसको जोड़ के चलता हूँ, S5L1A3 भी, S2L1A3 भी, लेकिन फिर भी S1L1A3 और S10L1A3 आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। मैंने पहले भी बिफोर मील आफ्टर मील के कॉम्बिनेशन बनवाए थे आप लोगों के। S1L1A3 को आप बिफोर मील दीजिए और S10L1A3 को आफ्टर मील दीजिए। ये मत देखिए कि L13 पहले भी और बाद में भी है। एक्चुअली जब S1 के साथ में L1A3 मिलता है तो उसका काम कुछ और होता है। ठीक है, S1 का काम जो मैंने बताया था आपको, न्यूट्रिशन को सेल तक लेके जाना, वो सारी चीजें वो प्रोसेस वहां पे करता है, तीनों रेमेडी मिलके। फिर S10L1A3 का उसको अच्छे से डाइजेस्ट करने का काम है। ये समझो फ्रॉम S10 का वर्क भी खाने की जो हमारा मुंह है वहां से चबाने की कंडीशन से, मेस्टिकेशन से शुरू होके फिर लास्ट तक चला जाता है, उसके पूरा पाचन होने तक आपको S10 का काम देखने को मिलेगा। इसलिए S10L1A3 भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। तो एक बिफोर मील एक आफ्टर मील को आप चाहें तो इसको बना के रख सकते हैं अपने टेबल पे, D3 में रखो। D3 से फिर आप ड्रॉप वाइज कॉम्बिनेशन से उसको पॉजिटिव कॉम्बिनेशन, नेगेटिव कॉम्बिनेशन या न्यूट्रल कॉम्बिनेशन, इस तरीके से आप हर एक उसके साथ में चला सकते हैं, और उसी तरीके से काम करता है। लेकिन एस ग्रुप की मैं इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। एस ग्रुप में जो S1 है वो पूरे के पूरे जो लिम्फेटिक चैनल है हमारा, जहाँ पूरा का पूरा लिम्फ सर्कुलेशन है, उस पर काम करता है। इसलिए इसको यूनिवर्सल रेमेडी भी बोलते हैं कि भाई, क्योंकि लिम्फेटिक चैनल तो पूरी बॉडी में है, लिम्फेटिक वेसल्स भी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। ठीक है, लिम्फ नोड्स भी पूरी बॉडी में है, जो चीजों को सफाई करने का काम करती है, प्यूरिफिकेशन का काम वहां पे करती है। एक्चुअली फाइट वहां पे बहुत बड़ी होती है, लिम्फ नोड से बहुत बड़े बड़े हथियार इम्यूनिटी के लिए डेवलप होके आते हैं। इम्यूनिटी की क्लास मैंने ली थी, पुराने जो लोग हैं उनके लिए, आप लोगों के लिए मैं शेयर कर दूंगा उसको, या जब नंबर आएगा तब देखेंगे। तो इम्यूनिटी में आप देखेंगे बहुत बड़ा रोल है लिम्फ नोड्स का, इसलिए वहां पे वो कोई इन्फेक्शन होने पे वो बढ़ जाती हैं, फूल जाती हैं। पहले एक लड़ाई बिना लिम्फ नोड के हो लेती है स्टार्टिंग में फिर मैक्रोफेजिस का रोल स्टार्ट होता है, फिर बाद में वो चीजें निकल के अपना बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट फिर वहां पे चली जाती है। तो ये एक तरीके से ही पूरा इम्यूनिटी का पार्ट हो गया। और जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो उसमें भी S1 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। S1 की अगर मैं बात करूं तो, इसलिए S1 के साथ मैंने पहले भी बताया था कि S1 के साथ जब WE देते हैं तो ये बहुत बड़ा इम्यूनिटी बूस्टिंग रेमेडी का काम करता है। बल्कि S1L1A3 ये पूरा कॉम्बिनेशन, इसके साथ WE ऐड कर दीजिए आप, ये बहुत बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है। खाली S1 को भी D4 में अगर आप खाना खाने के साथ, खाना खाने के पहले नहीं, खाना खाने के साथ देंगे तो आप देखेंगे कि लिम्फ के प्रोडक्शन को बहुत अच्छा करेगा, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी को मेंटेन करेगा। और अगर लिम्फ की क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छे से मैनेज हो गई, मेंटेन हो गई, तो न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से पहुंचेगा। ऐसे बच्चे जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही है उनको S1 थोड़ा सा खाना खाने के साथ, जब बच्चे दूध पीते हैं तो उनके दूध में एक आध गोली डाल के दे दी जाए तो बहुत अच्छे से काम करता है। ऐसे ही जब हम S2 पे आते हैं, अभी मैं केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ग्रुप का, बाद में फिर हम एक एक रेमेडी को प्लांट वाइज पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। S2 पे अगर हम आते हैं तो S2 का, हालांकि ये बोलते हैं कि भाई S1 एक लिम्फेटिक टेम्परामेंट का हो गया, सैंगिन का S2 हो गया, वो ठीक है, ऐसा पुराने लिटरेचर के तरीके से देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम प्लांट के तरीके से देखें तो S1 का ऑल्टरनेट S2 बनेगा नहीं। वो केवल इसलिए बोल सकते हैं कि भाई S1 और S2 में केवल एक प्लांट का डिफरेंस है, S1 में नक्स ओमिका है, बाकी 8 प्लांट सेम वही है, और S2 में नक्स ओमिका की जगह लाइकोपोडियम को ऐड कर दिया गया है। तो मैं अगर इन प्लांट को कंपेयर करके देखूं और मान के चलूं तो मुझे
इतना तो समझ में आता है कि जब लेफ्ट साइडेड प्रॉब्लम देखने को मिले, तो नक्स ओमिका प्लांट की प्रॉपर्टी में देखूं तो लेफ्ट साइडेड सारी प्रॉब्लम उसमें आ जाती है। राइट साइडेड प्रॉब्लम देखने को मिले क्योंकि लाइकोपोडियम को मैं देख रहा हूँ, तो फिर S2 उसमें आ जाता है। एक तो ये डिफरेंस की चीजें नजर हो गई। इवन मैंने तो जो फैटी लीवर की वजह से शोल्डर पेन होता है राइट साइड में, शोल्डर ब्लेड में जो पेन देखने को मिलता है जब फैटी लीवर थर्ड ग्रेड में चला जाता है, उसमें S2 का 200 सुबह शाम 4-4 5-5 गोली दे के 2 से 3 दिन में ठीक होते हुए देखा। मैंने खुद दिया है पेशेंट को इसे। और मैंने माइंड में केवल लाइकोपोडियम को रखा उस टाइम कि भाई राइट साइड में पेन हो रहा है, लीवर की वजह से पेन हो रहा है, बाकी सारे प्लांट भी हैं, लाइकोपोडियम भी है, तो हम S2 को दे देते हैं। क्योंकि मैटी जी उस टाइम जितना लिख पाए वो उन्होंने लिख दिया। ऐसा नहीं है कि उसमें चीजें ऐड नहीं हो सकती हैं, हो सकती हैं, और वो कुछ दिन और रहते या फिर रिसर्च अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट सामने आ जाते दुनिया के, जैसे होम्योपैथी के आए थे। थोड़ा सा वहां पे हाइड एंड सीक का गेम हो गया उस टाइम। मैटी जी बहुत सारे लोगों को बता नहीं पाए, या जिन लोगों को बताया उन्होंने उस उतने तरीके से दुनिया में इसको फैला नहीं, उन्होंने एक हिडन साइंस की तरीके से रखा। क्योंकि इसके जो ट्रीटमेंट है वो वाकई चमत्कार के तरीके से हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऐसी हैं जो 10-10 मिनट में, 20-20 मिनट में घाव भरने की जो स्पीड है वो 3 गुनी 4 गुनी हो जाती है C5G A2C5G लगाने से। तो शायद उन्होंने हिडन साइंस के तरीके से रखा, वो उस तरीके से सामने नहीं पाए, नहीं तो और भी रिसर्च ऐड होती इसमें। खैर, हम जब प्लांट वाइज पढ़ते हैं तो हमें चीजें लगती भी हैं, और एक्चुअल में जो पुरानी मटेरिया मेडिका है उससे अलग भी मेडिसिन काम करती है, जैसे मैंने भी आपको बताया। ऐसा S2 की मटेरिया मेडिका में आपको देखने को मिलेगा नहीं पुरानी बुक में जब आप पढ़ेंगे, फिर शोल्डर पेन में ऐसा हो सकता है। लेकिन जब हम समझते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत होम्योपैथी को भी कंसिडर करके चलते हैं, क्योंकि मैटी जी ने भी पहले होम्योपैथी को पढ़ा था, उसके बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथी को उन्होंने होम्योपैथी की कमी जो रह गई वो, या फिर वो जो इतनी सारी उसमें चीजें देखनी होती हैं, इतना सारा सिम्टम्स, उसको नेग्लेक्ट करने के लिए फिर उन्होंने मेडिसिन बनाने का तरीका भी अलग ही निकाला। क्योंकि वहां पे मेडिसिन बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है और यहाँ पे अलग है। खैर, S2 की हम बात करें तो S2 S1 जैसे लिम्फ की प्यूरिफिकेशन पे भी काम करता है, लिम्फ को फॉर्मेशन पे भी काम करता है। S2 फॉर्मेशन पे तो उतना काम नहीं करता है, लेकिन हाँ लिम्फ की क्वालिटी को S2 भी मेंटेन करता है। और सबसे बड़ी चीज है कि कई बार तो S2 S1 से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब S2 बचे हुए मेटाबॉलिक वेस्ट को, या मेटाबॉलिक वेस्ट को छोड़े, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में या इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो हमारा एब्जॉर्ब, सारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो जाने के बाद में जो वेस्ट बचता है, जो सेल जिसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं, उस सबको अच्छे से बाहर निकालने का काम S2 करता है। तो इस तरीके से हम S1 S2 को दोनों को देख सकते हैं। इसलिए कुछ कॉम्बिनेशन में हम ऐसा ऐड कर कर देते हैं, करते भी हैं कि एक बार हमने S1 दे दिया, एक बार S2 दे दिया, या S1 का कॉम्बिनेशन हम L2 के साथ दे रहे हैं, S2 200 की एक आध डोज हमने देके ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर दिया, ताकि वहां से जो वेस्ट मटेरियल है उसको अच्छे से वहां से वो मैनेज होता चल सके। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो ग्रुप है पूरा, ये फंक्शनल ग्रुप है। पहले भी मैंने बताया था कि जो स्क्रोफलोसो, जो स्क्रोफलोसो ग्रुप है, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, और ऑर्गन के फंक्शन पे ये काम करता है। अब ऑर्गन जो है, ऑर्गन को दो तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो उसकी फंक्शनैलिटी होगी, भाई वो काम क्या करता है, ठीक है, पूरे ह्यूमन बॉडी में उसका रोल क्या है। दूसरा हो गया उसका अपना खुद का स्ट्रक्चर भी होगा, क्योंकि हर एक ऑर्गन का एक अपना फिक्स स्ट्रक्चर है, और वो फिक्स स्ट्रक्चर भी उसके फंक्शन को अच्छे से काम करने के लिए ही बनाया गया है। मतलब हार्ट को इस तरीके से मुट्ठी जैसा बनाया गया है क्योंकि उसके 4 चैम्बर हैं, और वो अच्छे तरीके से जो ब्लड को पंप कर सके, सकर्षण और पंप वाली चीजें वहां पे अच्छे से हो सके, इसलिए उसका डिजाइन ऐसा प्रकृति ने बनाया। ऐसे लीवर का डिजाइन ऐसे बनाया, ऐसे स्टमक का डिजाइन ऐसे बनाया। इसलिए बोलते हैं कि खाना खाने के बाद भाई राइट साइड में ना लेट के लेफ्ट साइड में लेट जाना चाहिए, ताकि रिफ्लेक्स ना हो खाना वहां पे स्पिंचर के थ्रू, स्पिंचर लूज है तो भी। तो हर एक ऑर्गन भी अपने फिक्स साइज में इसीलिए है कि उस ऑर्गन की फंक्शनैलिटी उस तरीके से हो सके। तो जब प्रॉब्लम आती है फंक्शन में, तो कहीं ना कहीं वहां पे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। तो वो बहुत सारी जगह जगह है, बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई S ग्रुप के साथ C नहीं देना, या S और C को अलग अलग देना है। वहां पे वो चीजें थोड़ी
डिस्टर्ब होती लगती है आज के अगर सिनेरियो में मैं देखूं कि हर एक ऑर्गन की फंक्शनैलिटी के साथ साथ उसकी स्ट्रक्चर की रेमेडी देनी आज जरूरी हो जाती है, आज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अभी फिलहाल जितना कॉम्प्लिकेशन मैटी के टाइम में रहा होगा, आज उससे हंड्रेड्स टाइम जो है, हंड्रेड्स गुना जो है कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई है डिजीज में भी, और ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन स्ट्रक्चर, इवन पूरा बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल क्लॉक तो चेंज हुआ ही है। वो कैसे आदमी उठ रहा, सो रहा, बैठ रहा है, खा पी रहा है, उसके अलावा और जो इन्वायरमेंट है उसमें भी इतने सारे चेंजेस देखने को मिल गए हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम स्ट्रक्चर को भी समझें। तो यहाँ फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं एक्चुअली, तो क्योंकि S1 ऐसे कोई ऑर्गन स्पेसिफिक रेमेडी नहीं है, S1 तो पूरे बॉडी की रेमेडी है, क्योंकि वो किस पे काम करती है, लिम्फेटिक चैनल पे, इसलिए तो यूनिवर्सल है वो। नक्स ओमिका की वजह से भी यूनिवर्सल है, नक्स ओमिका पूरे बॉडी पे काम करता है। होम्योपैथी में भी उसको यूनिवर्सल रेमेडी के आसपास ही रखा जाता है नक्स ओमिका को, और वही स्पेसिमेन प्लांट भी है, मतलब नक्स ओमिका के आसपास ही बुना गया है पूरे S1 को। ठीक है, मतलब सारे प्लांट उसी को सपोर्ट करते हैं, उसी के फंक्शन को सब उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो और S2 की बात करें तो S2 लिम्फ पे काम तो कर ही रही है, इसको एक तरीके से वहां से जो वेस्ट मटेरियल है उसको अच्छे से बाहर निकल जाए, इसको श्योर करती है। लेकिन ऑर्गन पे हम बात करें तो जितने भी हमारे होलो मस्कुलर ऑर्गन्स हैं, पाउच टाइप के ऑर्गन है, वहां पे S2 काम करता है। ऐसे ही S3 की बात करें तो S3 भी बहुत सारी जगह काम करता है। स्किन की डीप डीप लेयर, जो डीप सीटेड डिजीज है, उन सब पे काम करता है, ये डर्मिस लेयर की रेमेडी है। इसके अलावा जेनेटल ऑर्गन की रेमेडी है, मैन और वुमेन दोनों के जेनेटल ऑर्गन पे काम करता है। ठीक है, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, बहुत सारे जो ऑर्गन है उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी काम करता है। इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन की फंक्शनल रेमेडी आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन C3 के साथ देंगे तो फिर अलग से काम होता है। इसलिए इनकी C ग्रुप से भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ बनाया गया है। ऐसे ही S4 नहीं है, S5 ओरिजिनल रेमेडी में रखी गई है। तो S5 मसल्स पे काम करती है, ठीक है, लिगामेंट्स पे काम करती है, इनके फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा लीवर की बहुत अच्छी रेमेडी है S5। S2 भी काम करती है लीवर पे, ऐसा नहीं, क्योंकि लाइकोपोडियम लीवर पे भी काम करता है। लेकिन फिर भी अगर देखें तो लीवर भी एक है तो एक स्ट्रक्चर में, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में बना हुआ, लेकिन वो होलो मस्कुलर नहीं है, अंदर से खोखला नहीं है वो। लेकिन फिर भी S2 काम करता है, क्योंकि S2 गोल ब्लेडर पे काम करता है। गोल ब्लेडर और लीवर जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं दोनों की कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैच करती है वहां पे, इसलिए S2 भी, S2 के 200 को जब आप पीलिया में या गोल ब्लेडर के स्टोन में C2 के साथ देते हैं, तो देखो आप, ना तो पेन होने देगा, और ऐसी कंडीशन भी नहीं आने देगा कि भाई कोई इंजेक्शन या ऐसी चीज लगानी पड़े। इसलिए S5 और स्किन पे काम करता है, सबसे ऊपर की एपिडर्मिस वाली लेयर पे काम करता है। S6 जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम की रेमेडी है, पैनकियास पे भी काम करती है, किडनी पे भी काम करती है, इसलिए शुगर में भी, डायबिटीज की बहुत अच्छी रेमेडी है S6। एक्सक्रेशन के सारे फंक्शन को बहुत अच्छे से काम करती है। इसके अलावा बोन से रिलेटेड डिजीज भी, जहाँ पे कुछ वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है जब जॉइंट के या बोन के चारों तरफ, जैसे गाउट हो गया, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। फिलहाल शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं आपको। S10 पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की रेमेडी है, ठीक है, फ्रॉम माउथ टू एनस, सब जगह काम करती है। लेकिन इंटेस्टाइन पे और भी अच्छे तरीके से उसका वर्क देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी स्टमक की रेमेडी के साथ में दे सकते हैं, इंटेस्टाइन की रेमेडी के साथ में दे सकते हैं, बहुत अच्छी रेमेडी S10 आपको देखने को मिलेगी। S11 जो है नर्वस सिस्टम पे काम करती है, लेकिन फिर भी वेगस नर्व जो होती है, वेगस नर्व के बहुत सारे काम है, वो सब आगे डिस्कस करेंगे हम। वहां पे बहुत अच्छी रेमेडी है वेगस नर्व की। इसके अलावा S11 में ऐसे प्लांट्स भी हैं जो हड्डी जोड़ने में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि कुछ प्लांट इसमें विटामिन C रिच है। विटामिन C, विटामिन D3, कैल्शियम, ये सब एक चैनल में मिलके काम करते हैं। मतलब इन सबको अगर विटामिन C का अच्छे से ना मिले तो ये उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे, ना कैल्शियम ना विटामिन D3, और हड्डी को जोड़ने में इनका बहुत बड़ा रोल है, ऊपर से इम्यूनिटी के लिए भी। तो मैं बिल्कुल ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि भाई S11 देने से विटामिन C की डेफिशिएंसी पूरी होगी, लेकिन S11 जब आप देंगे किसी को, तो विटामिन C के एब्जॉर्प्शन को, विटामिन C के शरीर में बनने को, उसके स्टोर होने को ये प्रमोट करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडी से जो मटेरियल निकलता है, और मैं किसी का विरोध या पक्ष लेने की बात नहीं कर रहा हूँ,
जब आप एंजाइम्स को पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल लगेगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडी उनके जैसा काम करती है। मतलब जो रिएक्शंस हैं, जो बॉडी में रिएक्शन हो रही हैं, हालांकि ये पूरा का पूरा रिसर्च का टॉपिक है, शोध का विषय है, इस पर रिसर्च पेपर आने जरूरी है, लेकिन फिर भी अगर सोचा जाए तो जैसे एक्सट्रैक्ट निकल रहा है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का, वैसे कहीं बहुत डीप तरीके से काम करने वाली रेमेडी है। S12 जो है वो मोस्टली आइज के लिए रखा गया है, लेकिन फिर भी क्योंकि बेलाडोना इसका मेन प्लांट के तरीके से लेके चले, मैं तो हेडेक में भी बहुत अच्छे से यूज करता हूँ इसको, S12 को। इसके अलावा भी आप जब मैं पढ़ाऊंगा तो देखेंगे कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ भी क्या S12 यूज होता है। माइक तो ऑन नहीं है ना किसी का? रवि सर का माइक ऑन है। हरप्रीत कुमार का माइक ऑन है। ये डिस्टरबेंस होता है, प्लीज। तो इस तरीके से हमारा पूरा एस ग्रुप जो है वो काम करता है। और ये सब रेमेडीज को जब हम प्रिपेयर करके अपनी आगे पेशेंट को देते हैं तो फिर वो उसी तरीके से सारे फंक्शन में आते हैं। और इनका अपने जो स्ट्रक्चरल रेमेडी हैं उनके साथ में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है कुछ रेमेडीज का, जैसे S1 का C1 के साथ में। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये बहुत जरूरी नहीं है कि S1 के साथ C1 ही काम करेगा। नहीं, वो आपको स्टेज भी तो देखनी है ना। मैं तो ये बोलूंगा, जैसा मैं देखता हूँ कि बहुत पुरानी डिजीज नहीं है, बहुत बुरी कंडीशन नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन काम करते हैं। जैसे S1 के साथ C1, ठीक है, और S2 के साथ C2, S3 के साथ C3, S5 के साथ C5, S10 के साथ C10, ठीक है। इस तरीके से ये C10 तक ही, S10 C10 वाले तक ही ये काम करते हैं। आगे फिर वो कॉम्बिनेशन बनता भी नहीं है एक्चुअली। लेकिन आपने देखा होगा, जैसे मैंने स्किन में आप लोगों को बताया, मैंने तो क्रॉस कॉम्बिनेशन भी कराया। S5 के साथ C5 ना लेके मैंने C3 लिया है, और S3 के साथ C3 ना लेके मैंने C5 लिया है। और वो जो कॉम्बिनेशन है स्किन का, जो मैंने बताया था आपको, क्रॉस कॉम्बिनेशन करके, एक में वर 1, एक में वेन 1, एक में वाई, एक में जी लेके, वो कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि आप 90% स्किन के डिजीज केवल डाइल्यूशन को मैनेज करके, मेंटेन करके, समझ के, सारी डिजीज आप उससे ठीक कर सकते हैं। बस आपको देखते चलना है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, और फिर वहां से स्टार्ट करके ऊपर जाना है या नीचे जाना है। क्योंकि जो जो उसमें 7 से 8 रेमेडी जो हमने यूज की हैं, 8 या 9 रेमेडी यूज की हैं, उससे बाहर कोई स्किन की रेमेडी बचती नहीं है। अच्छा कॉम्बिनेशन है और हमने क्रॉस में यूज किया है उसको। लेकिन फिर भी हर एक रेमेडी अपने काउंटर पार्ट रेमेडी के साथ में अच्छा काम करती है, ऐसा प्रैक्टिकली जो है सब लोगों ने देखा है। और ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। S1 C1 के साथ काम करता है, फिर चाहे वो जुकाम की कंडीशन हो, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम कराना है नोज की, तो S1 C1 काम करते हैं। या फिर एमनोरिया की कंडीशन हो, वहां पे S1 C1 काम करते हैं। दूसरी रेपिन रेमेडी तो देनी होती है हमेशा। बल्कि S1 और C1 जब मिलते हैं तो जितनी भी वुमेन डिजीज हैं उन सबको कवर करती हैं दोनों रेमेडी, S1 और C1 दोनों जब मिल जाते हैं। ठीक है, जब आप देखेंगे रेमेडी को, पढ़ेंगे, तो आपके समझ में आएगा कि वाकई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, और उसी के अकॉर्डिंग हमें यूज करनी है चीजें। तो ये हमारे ग्रुप का एक समझा। उसके बाद फिर सारी रेमेडी इसको सपोर्ट करती चली गई। यानी कि हर एक नक्सभूमिका में वो सब कुछ है जो बाकी सारी रेमेडीज में है, बाकी 7 प्लांट में है जो इसमें पड़े हैं। लेकिन कुछ ज्यादा है और कुछ कम है, तो जो कम है उसको सपोर्ट करने के लिए दूसरे प्लांट ऐड किए मैटी जी ने, जहां तक मेरी समझ कहती है। और एज ए साइंस स्टूडेंट जितना मैं सोचता हूँ, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि नक्सभूमिका में जो कुछ था वो तो था ही, लेकिन जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए दूसरे प्लांट ऐड किए गए। और फिर वही, अब जब एज ए होल हम सारे प्लांट को एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी कि हाइड्रेसिस कैंडेंसी जब S1 में है तो क्या काम कर रहा है, और जब S2 में है तो क्या काम कर रहा है। S2 में वो लाइकोपोडियम को सपोर्ट करेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे